हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एसक्यूटिव प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई होप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि करंट अफेयर्स जितना भी करो कम ही पड़ता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, फिर भी आपको दिक्कत ही लगता है करने में। आई नो, क्योंकि इतना वास्ट ब्रॉड सेक्शन है ना करंट अफेयर्स कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में आए हुए हैं उनको एनालाइज करते हैं कि आखिर ये किन सब टॉपिक से आ रहे हैं, किन सब सोर्सेज से आ रहे हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके फिर हम लोग इंक्लूड करते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ से करंट अफेयर्स करिएगा तो आप कहीं ना कहीं उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेगा जिस माइंडसेट को एग्जामिनर एग्जाम में यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करता है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 21 अक्टूबर का आज करंट अफेयर्स, और देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग इंक्लूड किए हैं आज के सेशन में। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन अनाउंस्ड टू कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, क्वेश्चन क्या है हिंदी में रिपीट कर देते हैं हम। तो भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? ओके, आपके ऑप्शंस है: ए कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस ड्राइव, बी कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन, सी डेमोक्रेटिक आइडियल्स प्रोग्राम, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। ठीक है ना? तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन के नाम से फेमस है इस बार जो आपका 75th एनिवर्सरी हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना? और जानते थोड़ा डीप में इसके बारे। तो आपको पता है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ओके अनाउंस्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि आखिर किस नाम से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन फॉर द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? तो 75वीं वर्षगांठ जो भारतीय संविधान का हो रहा है, एक्चुअली नवंबर 26 को मनाया जाएगा भारतीय संविधान का 75वां वर्षगांठ। उसी के अवसर पे किरण रिजिजू, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन के नाम से ये डे को मनाने का, इस बार जो 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन के नाम से मनाया जा रहा है। ठीक है, इतना याद रखना। आगे देख लेते हैं हम लोग। द कैंपेन विल टेक प्लेस इन एवरी विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। बोलने का मतलब कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र में, हर एक गांव में कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन डे मनाया जाएगा। ओके, इट्स गोल इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के प्रति अवेयरनेस डेवलप करना, लोगों को जागरूक करना। यहाँ संविधान बहुत सारा हम लोग को, बहुत तरह के हम लोग को पावर्स देता है, उनके बारे समझना। ओके, इट्स सिग्निफिकेंस एंड असेंबली डिबेट्स। बोलने का मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको पावर्स दे रहा है, जो भी संविधान हमें पावर देता है, उसके बारे कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करना, यही मुद्दा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन डे को मनाने का। ठीक है ना? ये 75th एनिवर्सरी पे मनाया जा रहा है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए: विच कंट्री डेवलप्ड द थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम? क्वेश्चन क्या है? किस देश ने थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की है या विकास किया है? आपके ऑप्शन है: ए फ्रांस, बी रशिया, सी यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर डी इंडिया। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए जो थर्ड मिसाइल सिस्टम्स जो डेवलप किया गया डिफेंस मिसाइल सिस्टम, वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा डेवलप किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डेवलप किया गया है। आई थिंक आप लोग को ये पता होना चाहिए। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिसेंट भी नहीं है, काफ़ी दिनों से ये चर्चा में है। ओके, और जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आया और इसके बारे और क्या हम लोग को इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो थर्ड का फुल फॉर्म जान लो। ठीक है ना? मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन जानते फुल फॉर्म क्या है? थर्ड इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ओके, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ओके, मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक्चुअली क्या है ना कि देखो बहुत सारी कंट्रीज क्या होती है ना कि अपने आप को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इक्विप करती है। बोलने का मतलब अगर ये कोई पर्टिकुलर कंट्री का एरिया है, ठीक है, तो वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी कि बाहर से कोई भी मिसाइल आएगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है ना? ये चीज है आपका थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ओके, डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय शॉर्ट टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। यही चीज मैं बता रहा था आपको कि शॉर्ट टू इंटरमीडिएट रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे
वो क्या है ना कि उस पर्टिकुलर कंट्री में विस्फोट या डिस्ट्रॉय उसको नहीं कर पाएंगे इन केस अगर थर्ड या फिर कोई भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। तो ठीक है ना, वो उसको पर्टिकुलर एरिया ऊपर में ही, मतलब कि जो उसका सरफेस एरिया है उसके ऊपर में ही एयर में उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है ना, कोई भी मिसाइल आया उसका लोकेशन ट्रेस होगा और नीचे से कोई मिसाइल जा करके उसको हवा में ही मार के ऊपर ही खत्म कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जानते हैं ये यूज़ में क्यों आया। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ने तो इसको डेवलप किया है, थर्ड मिसाइल सिस्टम को किसने डेवलप किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने। बट द यूएस हैज़ डिप्लॉयड थर्ड टू इजराइल, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ने एक्चुअली क्या, यूएस ने एक्चुअली क्या है ना, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है अभी हाल ही में इजराइल के पास लगाया है, इजराइल में लगाया है। ठीक है ना, अब आपको पता है कि इजराइल का कहीं ना कहीं बहुत सारा पैलेस्टीन के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, ईरान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं और जो इजराइल है कहीं ना कहीं यूएस प्रो यूएस कंट्री है, यूएस का मतलब समझ सकते हो एलाई है, फ्रेंडशिप है। तो कहीं ना कहीं यूएस जो है प्रोटेक्ट करता है आपका इजराइल को, और यूएस और ईरान का तो बहुत एंटी शुरू से ही चल रहा है, आप लोगों को पता ही ये बात। तो ऐसी बातें हो जाती है कि दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। द यूएस हैज डिप्लॉयड थर्ड टू इजराइल, इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया है इजराइल के पास। अ पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू इजराइल डिफेंस एमिड राइजिंग टेंशंस विद ईरान। बोलने का मतलब सिंपल वही है कि इजराइल और ईरान के बीच बहुत संघर्ष चल रहा है। ठीक है ना, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, बहुत बार बहुत तरह के अटैक्स किए जाते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, बहुत हैवी इक्विपमेंट्स और बहुत हैवी मिसाइल्स का भी यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यूएस जो है इजराइल को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए इजराइल के आसपास यूनाइटेड स्टेट्स ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया है। ठीक है, आई थिंक अब कहीं से भी क्वेश्चंस आए तो आप लोग इसके लिए कैपेबल होंगे आंसर देने के। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैरियर रॉकेट नेम्ड जिलोंग 3। ओके, तो जिलोंग 3 अभी हाल ही में न्यूज में था, तो आपको बताना है कि किस देश ने हाल ही में जिलोंग 3 नामक एक वाहक रॉकेट लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी नॉर्थ कोरिया। ओके, तो जो सही आंसर हो जाएगा जिलोंग 3 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, तो ध्यान रखना चीन ने अभी हाल ही में जिलोंग 3 नामक कैरियर रॉकेट लॉन्च किया है। और थोड़ा जानते हैं हम लोग, China's commercial carrier rockets have launched a carrier rocket named Smart Dragon 3 या फिर Zilong 3। अब कैरियर रॉकेट बेसिकली क्या होता है, देखो रॉकेट जनरली उसका काम क्या होता है, सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाना या फिर कुछ भी और भी चीज़ है जो स्पेस के में यूज़ करने लायक है तो उसको स्पेस में ले जाना। तो रॉकेट या कैरियर व्हीकल का मतलब सिंपल होता है कि जो भी चीज़ सैटेलाइट्स या फिर इस तरह के मतलब कि जो कि रॉकेट अपने साथ लेकर कहाँ जाए, स्पेस पे लेके जाए। तो सिंपल वही होता है कैरियर रॉकेट, उसको हम लोग लॉन्च व्हीकल बोल लो, रॉकेट बोलो या कैरियर रॉकेट बोलो, सब लगभग एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अभी हाल ही में चाइना का जो नया कैरियर रॉकेट है उसका नाम क्या है, स्मार्ट ड्रैगन 3। ओके, स्मार्ट ड्रैगन 3 या फिर जिलोंग 3, ये दोनों नाम आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, जिलोंग 3 या फिर ड्रैगन 3 किस देश का नया कैरियर रॉकेट है। ओके, ठीक है, आओ आगे देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया which was recently reported in Rajasthan is caused by which agent। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, डिप्थीरिया जो हाल ही में राजस्थान में रिपोर्ट किया गया था किस एजेंट के कारण फैलता है। तो आपको बताना है डिप्थीरिया आखिर किस एजेंट के कारण फैलता है। आपके ऑप्शन है ए फंगस, बी बैक्टीरिया, सी वायरस या फिर डी पैरासाइट। देखो जो सही आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया एक्चुअली क्या है, कुछ कोशिश करो आप लोग गैस करो, कहीं से भी कोई भी आपको दिमाग में आ रहा हो टेक्निक आंसर देने का। फिर देखो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, आप कुछ नहीं आता था तो ऐसा दे सकते थे। और डिप्थीरिया जो है ना वो एक्चुअली बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, ध्यान रखना, डिप्थीरिया जो है जीवाणु से फैलता है। आप यहाँ देखो डिप्थीरिया, यहाँ से आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते थे एरिया। ठीक है ना, डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया से आपका फैलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जानो, कभी कभी क्या होता है ना, स्मॉल लॉजिक से हम लोग कभी कभी चीज़ों को सही कर देते हैं। एकदम नॉलेज बेस से आप चाहोगे कि आपका एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज बेस से क्लियर हो, तो ऐसा बहुत बार नहीं हो पाता। ठीक है ना, एक लिमिट के बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को दिमाग में लगा के आंसर्स को क्रैक करना पड़ता है, और यही क्वालिफाई करने का बहुत बड़ा फंडा है।
ठीक है ना। अगर 100 मार्क्स क्वालिफाई के लिए होंगे तो 80 to 90 मार्क्स आप नॉलेज बेस पे ला सकते हैं, लेकिन आपको 10 मार्क्स के लिए कुछ आपको दिमाग का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नॉलेज को यूज करना पड़ेगा। ओके, और देखते हैं। तो अ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टीम अराइव्ड इन दीघ राजस्थान, ठीक है, ड्यू टू राइजिंग डिप्थेरिया केसेस। डिप्थेरिया केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे थे राजस्थान में, इसलिए WHO की टीम वहां पहुंची है। तो डिप्थेरिया इज अ कॉन्टेजियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, तो फैलने वाला बीमारी है डिप्थेरिया, याद रखना। ओके, जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। मोर प्रिसाइसली अगर हम लोग बोले तो क्या नाम है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया कोरिनियोबैक्टीरिया डिप्थेरिया, ठीक है। तो कोरिनियोबैक्टीरिया डिप्थेरिया ये नाम है आपका बैक्टीरिया का। बेसिकली एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे ऐसे साइंटिफिक नेम, बट आपको सिंपल जाना चाहिए कि डिप्थेरिया क्या चीज से फैलता है, एजेंट क्या है। तो एजेंट क्या है आपका बैक्टीरिया। ओके, अब ये क्या चीज को अफेक्ट करता है डिप्थेरिया, बेसिकली कहाँ अफेक्ट करता है आपको, तो देखो इट मेनली अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो रेस्पिरेटरी सांस लेने के सिस्टम को, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको अफेक्ट करता है। पर्टिकुलरली ज्यादातर किनको, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रेन फ्रॉम न्यू बॉर्न्स टू 16 ईयर ओल्ड। बोलने का मतलब जो नवजात शिशु हैं, न्यू बॉर्न है, उनसे लेकर के 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए आपका डिप्थेरिया जो है वो काफी ज्यादा उनमें पाया जाता है, ठीक है ना, उनमें फैलता है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अगर इन केस आपसे क्वेश्चन पूछे कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट में डिप्थेरिया बहुत ज्यादा फैला है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछा जा सकता है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हकुटू R2 मिशन टू स्टडी द मून। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए हकुटू R2 मिशन शुरू करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस है ए जापान, डी चाइना, सी ताइवान या फिर डी फिलीपींस। तो कुछ गेस करो, थोड़ा नाम से गेस करो, हालांकि नाम से भी गेस करना थोड़ा टफ हो जाएगा। हकुटू R2 मिशन। ओके, तो देखो जो सही आंसर है हकुटू R2 मिशन वो एक्चुअली जापान का है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत गेस कर सकते थे, होकाइडू बेसिकली वहाँ का एक आइलैंड का नाम है। ओके, होकाइडू। ओके, बट डेट इज नॉट सफिशिएंट। और सब भी जो नाम है कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन जो है वो सब जगह का लगभग सेम टाइप का है। तो आप याद रखो हकुटू R2 मिशन जो है वो जापान का है। किस चीज़ के लिए है, मून का स्टडी करने के लिए। और थोड़ा हम लोग जानते हैं इसको। सो रिसेंटली जापान हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च हकुटू R2 मिशन, ओके, टू स्टडी मून। चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए हकुटू R2 मिशन जापान ने लॉन्च किया है। जापानी स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी आई स्पेस, तो जापान का जो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, क्या नाम है, आई स्पेस नाम है, विल लॉन्च इट्स सेकंड मून लैंडिंग मिशन। ओके, विल लॉन्च इट्स सेकंड मून लैंडिंग मिशन इन अर्ली दिसंबर 2024। ओके, तो कहीं ना कहीं जापान जो है वो भी मून पे जाने के लिए प्रयास बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना। और अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखा था कि कुछ फेलियर हुए थे उसके बाद फिर से प्रयास है जापान का। ओके, तो सेकंड मून लैंडिंग मिशन है जापान का। ओके, तो जापान की एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी, इसका नाम क्या है, आई स्पेस। वो अभी दिसंबर के मंथ में, इसी साल के दिसंबर के मंथ में, आपके 2024 में ही मून पे लैंड करने के लिए एक मिशन लेकर के आई है। उसका नाम क्या है, हकुटू R2 मिशन। आई थिंक यहाँ से आप लोग क्वेश्चन अब गलती नहीं करिएगा, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये सब। इनकेस आपको नहीं पता होगा तो आप एकदम एग्जाम में ब्लैंक हो जाइएगा और गलती कर सकते हैं आप लोग। कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, चीज़ों को सीरियसली लो और याद करने का कोशिश करो, ठीक है। आओ मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। सवाल क्या है आपका, किस संगठन ने हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है। आपके ऑप्शंस है ए वर्ल्ड वाइड फंड, डी वर्ल्ड बैंक, सी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर डी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या लगता है आपको, वर्ल्ड वाइड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आखिर किसने निकाला है। तो आप लोग को जाना चाहिए, रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रिपोर्ट जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये एक्चुअली किसके द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, WWF के द्वारा निकाला जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा आपका लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निकाला जाता है, ठीक है। और जानते हैं थोड़ा हम लोग इसके बारे में। देखो, द वर्ल्ड वाइड फंड WWF जिसको हम बोलते हैं, रिलीज इट्स लेटेस्ट बाइनियल लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ओके, तो बाइनियल बोलने का मतलब कि हर 2 साल में एक बार, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग।
बाइनियल का मतलब होता है हर 2 साल में एक बार, और बाई एनुअल का मतलब होता है हर 1 साल में 2 बार। देखो ध्यान रखना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाइनियल, इसका मतलब क्या है, हर 2 साल में एक बार आपका WWF जो है ये रिपोर्ट निकालता है। ओके, और उसको जानते हैं कि ये जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF में ने निकाला है, इसका फाइंडिंग्स में क्या है। ओके, तो इसके फाइंडिंग्स में है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैव ड्रॉप्ड बाय 73% ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि 1970 से लेकर के 2020 तक, 1970 से 2020 तक कितने साल हो रहे हैं, 50 साल। तो 50 साल में ओवरऑल जो टोटल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन था, मतलब कि तुम समझ लो कि जो भी जीव जंतु थे उनका जो पॉपुलेशन है 73% ड्रॉप कर गया है। बहुत ही ज़्यादा ये विध्वंसक चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, इस कारण से ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। ओके, आगे अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करें कि आखिर किसको यार सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, तो फ्रेश वाटर स्पीसीज फेस द लार्जेस्ट डिक्लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मीठे पानी के जीव है ना, ओके देखो 2 तरह के जीव होते हैं पानी का, अगर हम लोग बात करें, एक मीठे पानी का जीव, एक खारे पानी का जीव, ठीक है ना। समुद्र बेसिकली खारा पानी होता है, नदी और ये जो नदी होते हैं या फिर लेक्स वेग होते हैं ज़्यादातर मीठा पानी होता है, ठीक है ना। तो जो मीठा पानी है जिसको हम इंग्लिश में फ्रेश वाटर बोलते हैं, तो फ्रेश वाटर स्पीसीज का सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, क्यों वहाँ के जो जीव जंतु है, फ्रेश वाटर मीठे वाटर पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनका सबसे ज़्यादा डिक्लिनेशन हुआ है। ओके, फॉलोड बाई टेरेस्ट्रियल एंड मरीन पॉपुलेशन। तो बोलने का मतलब कि अगर हम लोग बात कर लें एक्वेटिक में फ्रेश वाटर का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ओके, उसके बाद फिर थल यानी कि ज़मीन पे टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाले आपके जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका हुआ है। फिर मरीन बेसिकली जो समुद्र के प्रजाति हैं, समुद्र में जो रहते हैं जीव जंतु, उनका फिर सबसे ज़्यादा डिक्लिनेशन हुआ है। तो आप लोग 3 सिंपल ध्यान रखो, फ्रेश वाटर स्पीसीज, उसके बाद फिर टेरेस्ट्रियल स्पीसीज और फिर मरीन पॉपुलेशन का मेन डिक्लाइन हुआ है। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 73% डिक्लाइन हो गया है जो भी जीव जंतु हैं। आगे बात करें मेन रीजन फॉर दिस डिक्लाइन, मेन मतलब क्या कारण रहा कि ये जो डिक्लाइन हुआ है इतना पॉपुलेशन जीव जंतु का, क्या कारण है। तो इट इंक्लूड्स, मेन रीजन इंक्लूड्स हैबिटेट लॉस। तो हैबिटेट का मतलब सिंपल होता है कि हमारे आसपास के पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट, जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, हर किसी का एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है ना, गर्मी ठंडा, उस चीज़ से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ओके, तो एनवायरनमेंट का सिंपल मतलब है आपके आसपास का वातावरण, हैबिटेट भी वही चीज़ होता है। तो हैबिटेट लॉस मतलब कि कहीं ना कहीं मान लो कि कोई नदी थी वो सूख गई, तो भाई वहाँ के जीव जंतु तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। कहीं पे आपका कोई रिवर था, अब वहाँ से रिवर का पानी काफ़ी कम हो गया है, ठीक है, तो हैबिटेट लॉस मतलब उसका वातावरण ही खत्म हो गया जिसमें वो पनपता था, वो जीव जंतु। तो वातावरण ही खत्म हो जाएगा तो फिर वो कैसे पनप पाएगा, तो भी खत्म ही हो जाएगा ऑब्वियसली। ओके, क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि कितना ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, आप अभी देखे होंगे गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ी थी। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, एक्चुअली टेम्परेचर को राइज करते हैं, कहीं ना कहीं वो हीटिंग पोटेंशियल होता है उसमें, वो गर्मी को, ऊष्मा को अपने अंदर समा के टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा राइज कर देते हैं, ठीक है ना। जिस कारण से क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा जीव जंतु प्रभावित होते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज बोलने का मतलब ऐसा होता है कि जो स्पीसीज वहाँ के मतलब वहाँ के नहीं हो, कहीं और से आए हो, ठीक है ना। अब कहीं और से आने का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो कि दूसरे को हो सकता है हानिकारक पहुंचाए। ओके, इन्वेसिव स्पीसीज बोलने का मतलब सिंपल होता है जो स्पीसीज किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के ना हो, वो किसी ना किसी तरह कहीं और से आ गए हों, तो कहीं और से आने के कारण क्या होता है, वो उस वहाँ के लोकल स्पीसीज को हो सकता है नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना। हो सकता है कि वो बाहर से आए हैं, कहीं और से आए हैं, तो उनके पास कुछ और मॉडिफाइड, समझ सकते हो, मॉडिफाइड कुछ अलग सा ताकत हो, ठीक है ना। ओवर मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा कंजम्पशन का ताकत हो, तो जिसके कारण क्या होगा कि वो वहाँ के लोकल स्पीसीज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बहुत शिप्स जो होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरे पर्टिकुलर कंट्री तक जाते हैं, तो क्या होता है ना कि इस कंट्री का जो पानी होता है ना, उसके पानी के कुछ ऑर्गेनिजम्स वो शिप के अंदर चिपक जाते हैं, और वो शिप जब दूसरी जगह आता है तो वहाँ के लिए वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो कहीं और का है, लेकिन यहाँ आता है एज अ इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है ना। अब क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और है, हो सकता है कि वहाँ पे वो छोटी छोटी मछलियों को हार्म पहुँचा दे। ओके, तो इस तरह से इन्वेजिव स्पीसीज भी काम करते हैं। ओवरऑल आपको यही जानना था कि काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, और वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो निकालता है आपका लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना था। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड वाइड फंड WWF बोलते हैं हम लोग जिसको, वो निकालता है, और हर 2 साल में रिपोर्ट निकलती है, ठीक है।
ओके, सो आज के लिए इतना ही क्रिप्स टॉपिक था आपके लिए, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें और डेस्टिनेशन आज के चैनल से जरूर जुड़े। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको वही सब करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाए जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। हम लोग और भी बहुत काम कर रहे हैं एट द बैक ऑफ द बैक एंड टीम, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको रिवीजन सेशन स्टार्ट किया जाए जिसमें कि मल्टीपल टॉपिक्स क्वेश्चंस के साथ और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ पिक्चर्स के फॉर्म में भी आपको दिया जाए, ठीक है, जिससे कि आपको एक ब्रॉड आइडिया डेवलप हो और चीज़ें याद रहें, ओके, कि आप एग्जामिनेशन हॉल्स में अगर वो सब चीज़ आए तो वहाँ पे टिक कर पाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे जल्द ही इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।